बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 15 होगा और आज के लेक्चर में हम समरी एंड की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ये सेकंड ईयर की फिजिक्स है, फेडरल और केपीके का कोर्स फॉलो कर रहे हैं। तो चलते हैं अब आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का स्टार्ट हमने लिया था क्लासिकल फिजिक्स की डेफिनेशन से। क्लासिकल फिजिक्स क्या है आप लोगों को याद होगा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज़ बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉज, न्यूटनियन मैकेनिक्स एंड द मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। और इस क्लासिकल फिजिक्स के ज़रिए हम किन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ग्रेविटेशन है, प्लानिटरी मोशन है, मोशन ऑफ द बॉडीज़ जो अर्थ के ऊपर आपको नॉर्मल नज़र आते हैं, हीट, ऑप्टिक, साउंड वेव्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि मॉडर्न फिज़िक्स क्या है, मॉडर्न फिज़िक्स की डेफिनेशन की, मॉडर्न फिज़िक्स क्या है कि मॉडर्न फिज़िक्स में क्या है मेन चीज़ है, रिलेटिविटी है, स्पेशल थ्योरी, रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स। इन दो चीज़ों पर जो बेस करती है मॉडर्न फिज़िक्स है। और मॉडर्न फिज़िक्स के जरिए हम किन किन फिनोमेनास को एक्सप्लेन कर सकते हैं वो है रेडियो एक्टिविटी, अल्फ़ा बीटा गामा रेजेस, एक्स रेज, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और वेव पार्टिकल डुअलिटी। ये सारी चीज़ें मॉडर्न फिज़िक्स के ज़रिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लासिकल थ्योरी के ज़रिए एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हमने मूव किया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है रिलेटिव मोशन के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। क्वांटम मैकेनिक्स को उसके बाद डिफाइन किया था और हमने बताया था क्वांटम मैकेनिक्स से फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें माइक्रो पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, एटम्स वगैरह, सब एटॉमिक पार्टिकल जो है एक्सप्लेन की जाती है, उनकी फ़िज़िक्स है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी मैकेनिक्स है। फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में हमने ये बताया था कि मॉडर्न फिज़िक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स का स्टडी करते हैं कि जो या तो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं या स्पीड में बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी जिनकी स्पीड जो है 10 टू स्पीड ऑफ लाइट होती है, या फिर वो इतने छोटे होते हैं कि वो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको आंख से नज़र नहीं आते। नेक्स्ट लेक्चर हमारा था फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बारे में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसके विद रिस्पेक्ट आप सारी रीडिंग्स ले रहे होते हैं, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती है। आगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एग्जांपल्स थी और किस तरह से आपको डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का जो पाथ है, ट्रेजेक्ट्री है, वो डिफरेंट नज़र आता है और इसका टाइम भी डिफरेंट आपको ऑब्जर्व होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है कि जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ज़ीरो एक्सेलरेशन के साथ या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होगी जिसमें ऑब्जेक्ट मूव करेगा विद सर्टेन एक्सेलरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट हो जब एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, जब वो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगी। कंपैरिजन था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, इसको आप वीडियो पास करके नोट कर सकते हैं। लेक्चर 3 में हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट की। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट हैं, जिनमें से एक ये है कि ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड पोस्टुलेट ये है कि लाइट इज़ कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। रिलेटिविटी ऑफ सिमुल्टेनिटी ये ऑब्जर्वेशन है जो रिलेटिव स्पेशल थ्योरी की वजह से है। नेक्स्ट आइंस्टाइन की एनर्जी मास इक्वेशन डिस्कस की। लेक्चर 4 में इम्प्लीकेशंस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम डिस्कस कर रहे थे। मूविंग ऑब्जेक्ट्स में टाइम डायलेशन का जिक्र किया हमने यहाँ पे। मूविंग ऑब्जेक्ट्स की लेंथ कॉन्ट्रैक्शन डिस्कस की और मूविंग ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज हो जाता है, इसके ऊपर बेस की हमने। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन और मास इंक्रीज के जो फार्मूले हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे तो इनको याद रखना आपने। लेक्चर 5 में ब्लैक बॉडी रेडिएशन था। रेडिएशन की टाइप्स हमने एक्सप्लेन की, कितनी किस्म की रेडिएशंस होती हैं, जिसमें पार्टिकल रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, साउंड रेडिएशन वगैरह वगैरह, ग्रेविटेशनल रेडिएशन ये डिस्कस की। थर्मल रेडिएशन के ऊपर बात की, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप गर्म करते हैं तो उससे निकलने वाली रेडिएशंस के ऊपर हमने बेस की यहाँ पे। ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे, और कोई भी ब्लैक बॉडी हो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा हो वो रेडिएशन एमिट भी करता है। तो अगर आप एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो तो एक परफेक्ट रेडिएटर भी होगा, तो हमने यहाँ पे परफेक्ट ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया।
कैविटी रेडिएटर को लैब में यूज़ किया जाता है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के लिए एज ए परफेक्ट रेडिएटर। तो कैविटी रेडिएटर को यहाँ पे डिस्कस किया हमने। कैविटी रेडिएटर की मदद से उससे निकलने वाली रेडिएशन की हमने इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ जो है हमने डायग्राम ड्रा करी, जिसको कहते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का हमने ट्रेंड एनालिसिस किया था। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल थ्योरी का फेल्यूर हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, जिनमें रेले जीन्स लॉ, वीन्स लॉ, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। रेले जीन लॉ का ये फार्मूला है, ये आपके सामने वीन्स फार्मूला है, यहाँ पे नीचे दिया स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, जिसमें एनर्जी अंडर द कर्व जो है आपको आसानी से मिल जाती है। नेक्स्ट कम्स द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जो फार्मूला है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए, वो ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ है। मोमेंटम ऑफ फोटॉन हमने सॉल्व किया था। किसी भी फोटॉन का मोमेंटम आप सॉल्व कर सकते हैं। फोटॉन जो है एज ए पार्टिकल एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो हमने उसको जब सॉल्व किया तो h/λ आया। किसी भी फोटॉन का अगर आप मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं तो प्लैंक्स कांस्टेंट के ऊपर उसकी वेवलेंथ को डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा। लेक्चर 6 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। इसमें हमने बताया कि किस तरह से लाइट अगर किसी मेटल की सरफेस पे पड़े तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है हम यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, वो यहाँ पे हमने डिटेल के साथ डिस्कस किए थे कि किस तरह से लाइट की इंटेंसिटी चेंज करने से करंट चेंज होता है और लाइट की फ्रिक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। और ये जो ख़ास इनकी प्रॉपर्टी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ख़ास एस्पेक्ट्स थे जो कि क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ये आइंस्टाइन की, HF माइनस SF नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर था फोटो सेल एंड सोलर सेल। फोटो सेल की कंस्ट्रक्शन डिटेल से एक्सप्लेन की यहाँ पे। सोलर सेल क्या होता है यहाँ पे डिटेल उसकी मौजूद है यहाँ पे। सोलर सेल की डिटेल, सोलर सेल और फोटो सेल में क्या डिफरेंस है यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन किया था। फोटो वोल्टेक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं जिनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये स्पेस के अंदर इजेक्ट होते हैं। जबकि फोटो वोल्टाइक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं ड्यू टू फोटॉन्स, बट उस किसी दूसरे मटेरियल में जा रहे होते हैं, स्पेस में नहीं होते। नेक्स्ट कम्स द कॉम्पटन इफेक्ट। यहाँ पे हमने बताया कि किस तरह से इंसिडेंट फोटॉन जो है, अगर हम हाई एनर्जी का फोटॉन यूज़ करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिकॉयल कर देता है और विद लोअर एनर्जी स्कैटर हो जाता है। स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन कह सकते हैं आप इसको। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कॉम्पटन इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। कॉम्पटन इफेक्ट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो यहाँ पे लिखी हैं कि किस तरह से डेल्टा लैम्डा जो है वो सॉल्व किया जाता है। कॉम्पटन इफेक्ट को मॉडर्न थ्योरी के साथ एक्सप्लेन किया। कॉम्पटन शिफ्ट क्या होता है हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ये कॉम्पटन शिफ्ट है जो इनकमिंग फोटॉन है और स्कैटर्ड फोटॉन है, उन दोनों की जो लैम्डा है वेवलेंथ, उनका डिफरेंस कॉम्पटन शिफ्ट कहलाता है और उसके मैथमेटिकल मॉडल ये मौजूद है। आगे कॉम्पटन शिफ्ट की डेरिवेशन है जो कि पूरी डेरिवेशन नहीं है, थोड़ा सा ये शॉर्ट की गई है। फाइनल कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला आपको इस तरह से मिलता है डेरिवेशन के बाद। यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऑब्जेक्टिव के एतबार से भी, कि यहाँ से इनकमिंग फोटॉन आ रहा है और वो स्कैटर हो रहा है विद एंगल थीटा। इस थीटा एंगल की जो वैल्यू अगर डिफरेंट होगी तो किस तरह से आपके पास कॉम्पटन शिफ्ट डिफरेंट हो जाएगा। तो इसको हमने एंगल को ज़ीरो भी करके देखा कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, स्कैटरिंग नहीं हो रही, ज़ीरो पे जा रही नहीं, फोटॉन सीधा सीधा निकल रहा है। इसको हम 990 पे भी करके देखा और 180 पे भी करके देखा। तफसील मौजूद है, आप लेक्चर में देख सकते हैं। थोड़ी सी आपको यहाँ पे बता देते हैं कि 0 डिग्री पे अगर फोटॉन स्कैटर हो
तो कॉम्पटन शिफ्ट होता है वो ज़ीरो होता है। अगर 90 डिग्री पे स्कैटर हो तो कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर हो जाता है, और अगर 180 डिग्री पे हो यानी फोटॉन आके टकराए और वापस उसी पाथ पे वापस चला जाए तो कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन वेवलेंथ के डबल के बराबर हो जाता है। पेयर प्रोडक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। गेम आर एस फोटान को हेवी न्यूक्लियस के ऊपर फायर करते हैं तो उससे एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन रिलीज़ होता है, दो डिफरेंट पार्टिकल रिलीज़ होते हैं, और इससे एंटी पार्टिकल्स का कंसेप्ट और फिर एंटी मैटर का कंसेप्ट कैसे जनरेट हुआ हमने इसको अच्छे से देखा। हमने ये सॉल्व करना सीखा कि मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए एक फोटान की अगर हम उसे पेयर प्रोडक्शन करवाना हो किसी हेवी न्यूक्लियस के ऊपर, अगर हम उसको फायर करवाएं तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटान होना चाहिए। तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटान होगा तो तब आपको पेयर प्रोडक्शन मिलेगी। पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स है पेयर एनिहिलेशन, ये जिसमें दो पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एक दूसरे से टकराकर फोटान में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, मटेरियल पूरे का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन को अगर आप स्ट्राइक करें तो दो फोटान बनते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या था कि अगर फोटान जो है पार्टिकल के तौर पे एक्ट कर सकता है तो इलेक्ट्रॉन वेव के तौर पे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन की एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी अगर फोटान का एसोसिएटेड मोमेंटम हो सकता है। ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है ये, इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहते हैं। लेक्चर 11 डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने ये कन्फर्मेशन की कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वाज ट्रू, इन्होंने प्रैक्टिकली कंफर्म किया और दैट वाज द माइलस्टोन टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इस एक्सपेरिमेंट का हमने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी एक्सप्लेन किया था, वीडियो को पास करके यहाँ से नोट कर सकते हैं। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था वो कुछ इस तरह से था कि निकल क्रिस्टल के ऊपर उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बीम की बम्बार्डमेंट की तो उन्हें डिफ्रैक्शन पैटर्न नज़र आया जो बिल्कुल एक्स रेज के डिफ्रैक्शन पैटर्न से मिलता जुलता था। तो यहाँ से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब मूव करता है तो उसकी एसोसिएटेड वेवलेंथ होती है जिसकी वजह से डिफ्रैक्शन पैटर्न या बैग्स पैटर्न आपको मिलते हैं। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है इलेक्ट्रॉन का और ये एक्स रेज का है, देखें ये कितना मिलते जुलते हैं। और ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है कि इलेक्ट्रॉन की अगर आप वेवलेंथ सॉल्व करना चाहते हैं तो मास को इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो वेवलेंथ आ जाएगी। यहाँ से ये पता चलता है कि अगर आप वेलोसिटी इंक्रीज़ करें तो वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। वेव पार्टिकल डुअलिटी का कंसेप्ट है कि पार्टिकल वेव के तौर पे बिहेव कर जाते हैं और वेव जो है पार्टिकल के तौर पे बिहेव कर जाती है। बाज़ औक़ात कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं। थ्योरेटिकल वेवलेंथ, एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ, ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की वेवलेंथ है 1.66 एंगस्ट्रॉम आई थी, इसको कैलकुलेट किया था, आप इसको देख सकते हैं। और एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से आई थी 1.65 एंगस्ट्रॉम है जो कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को बिल्कुल कंफर्म करती है। लेक्चर 12 में हमने वेव पार्टिकल डुअलिटी के ऊपर मुख्तसर सी बात की। यहाँ हमने एक्सप्लेन किया था कि किन किन एक्सपेरिमेंट्स में हमें वेव पार्टिकल के तौर पर बिहेव करती नज़र आती है और पार्टिकल वेव के तौर पर बिहेव करता हुआ नज़र आता है। लेक्चर नंबर 13 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से हमें ये कंफर्म हुआ कि इलेक्ट्रॉन की एसोसिएटेड वेवलेंथ है। तो इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी को मद्देनज़र रखते हुए एक डिवाइस बनाएगी जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको वो ऑब्जेक्ट दिखा सकती है जो आपको लाइट माइक्रोस्कोप नहीं दिखा सकती। उसकी वजह ये कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो 100 टाइम्स स्मॉलर हो सकती है लाइट की वेवलेंथ से। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कुछ यहाँ पे फोटोग्राफ्स हैं जो बहुत हाई डेफिनेशन पिक्चर्स हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे डिस्कस किया हमने और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कुछ इस्तेमालात हमारे ज़ेरे बेस आए। हमारा थ्योरी का लास्ट लेक्चर था हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि हम क्वांटम पार्टिकल्स के किसी भी क्वांटम पार्टिकल के दो एस्पेक्ट को एक साथ ही 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। कुछ एक को अगर 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर करें तो दूसरे के अंदर एरर आ जाता है और दूसरे वाले करें तो पहले वाले में एरर आ जाता है। तो इसको हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को हमने डिस्कस किया कि किस तरह से पोजीशन और मोमेंटम जो है एक साथ जो है 100% एक्यूरेसी के साथ फाइंड नहीं हो सकते। अगर हम एक को फाइंड करते हैं एक्यूरेसी के साथ तो दूसरा दूसरा जो है डेविएट हो जाता है, दूसरे को फाइंड करते हैं तो पहले वाला डेविएट हो जाता है। तो दोनों की जो अनसर्टेनिटी है उनका प्रोडक्ट प्लांक्स कांस्टेंट के बराबर है। स्टूडेंट्स, हमारा थ्योरी का पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये एक ओवरव्यू था पूरे चैप्टर का। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।